Hello students, today we are going to study SOR method from numerical methods to solve the system of linear equations. This successive over relaxation method is devised by applying extrapolation to the Gauss-Seidel method. Extrapolation takes the form of weighted average between the previous approximation and the new calculated approximation using Gauss-Seidel method. ये एक एक्सट्रापोलेशन है गॉस सीडल मेथड का। अब वो कैसे है, इसका मेथड कैसे स्टार्ट होता है, लेट्स सी। लेट द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हम ax इज इक्वल्स टू b को लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लेते हैं। ax इज इक्वल्स टू b की फॉर्म में लेट अस एक्सप्रेस दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो आपके पास आती है a11, a12, a13 की फॉर्म में, और आप उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं जो इसके कोफिशिएंट्स होते हैं x1, x2, x3 अप टू xn, जो भी आपके पास आती है अननोन्स। तो लेट अस एक्सप्रेस दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ d माइनस l माइनस u की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं सच दैट d इज द डायगोनल पार्ट ऑफ द a, minus L is the lower triangle, strictly lower triangular part of the A, मतलब diagonal elements नहीं आएंगे because we have already taken diagonal elements here in D। उसके बाद आता है minus U which is strictly the upper triangular part of A। For example A हमने कोई मैट्रिक्स ले ली इस टाइप की जिसमें diagonal को हम इस तरीके से शो करेंगे। L will be the minus, ठीक है, माइनस है ना, तो इसीलिए हमारे पास आ रहा है टर्म्स 3 -1 -2 एंड द u विल बी द पॉजिटिव। ऑब्वियसली इट इज़ माइनस u इज स्ट्रिक्टली द अपर ट्रायंगुलर, तो हमने माइनस u लेना है, इसीलिए हमने यहाँ पे u की वैल्यू नेगेटिव में आई, -1 -2 एंड -4 ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, नाउ दिस इज़ द डायगोनल एंट्रीज जिसको हम ai जो भी आपके पास यहाँ पर इक्वेशन में आते हैं दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये हर एक में आया है आपके जैकोबियाई मेथड में भी, गॉस सीडल में भी और सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड में भी। ओके, सो अब जैकोबियाई मेथड जो आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं, अब मैं यहाँ पर जिस तरीके से हम SOR को यूज़ करेंगे उसको मैं उसी फॉर्म में लिख रही हूँ। तो इटरेशन स्कीम जो जैकोबियाई की होती है हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें आपके पास जो ये T है, T जैकोबियाई x kth अप्रॉक्सीमेशन प्लस c जैकोबियाई, ये c कांस्टेंट है। अब वो कैसे है देखिए, यहाँ पे k प्लस 1th अप्रॉक्सीमेशन जैसे हम जैकोबियाई में लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर हम उसे जो जैसे हमें k प्लस 1th निकालनी है या 4th निकालनी है या 3rd निकालनी है, अगर हमें 3rd निकालनी है तो यहाँ kth अप्रॉक्सीमेशन दैट इज द सेकेंड वन आपके पास आती है, तो यहाँ पर आपके पास वो कांस्टेंट ऐड होता है और यहाँ पे इक्वेशन होती है, तो वो हम उस तरीके से फाइंड आउट करते हैं एक्स के प्लस 1th की वैल्यू, एक्स 4th की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 3rd आएगी, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम टी जैक करके लिख रहे हैं, और जो प्लस आपके पास रेस्ट कोई और पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं या फिर जैसे आप ये बी के एलिमेंट्स होते हैं तो उनको आप सी जैक करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, टी जैक की वैल्यू क्या होती है, जब हमने इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा तो होती है डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय द लोअर ट्रायंगुलर प्लस अपर ट्रायंगुलर। इस तरीके से सी जैक की वैल्यू होती है डी इन्वर्स बी, वेयर बी की वैल्यू क्या होएगी, यहाँ पे जो बी के एलिमेंट्स होते हैं, तो डी इन्वर्स कौन से होते हैं, जो आपके पास ये जो मैट्रिक्स बना है डायगोनल मैट्रिक्स। सो इन द कॉम्पोनेंट फॉर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं जैकोबियाई मेथड के कंपोनेंट्स को, तो k प्लस 1th वैल्यू होती है 1/ai, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, bi जो हमारे पास राइट हैंड साइड में एलिमेंट आते हैं, और सबमिशन में क्या आता है j जो कि 1 से लेके i-1 तक रहेगा क्योंकि पुरानी वैल्यूज़ यूज़ करता है। अगर जैसे 4th इटरेशन है यहाँ पर तो ये कहाँ तक की वैल्यू, 3rd वाली जो भी वैल्यूज़ आई होंगी वो वैल्यूज़ आपने यहाँ रखनी है, माइनस समीशन जे i+1 से लेके n तक, ठीक है, जो आपके पास नेक्स्ट आएगी अप्रॉक्सीमेशन जो आपकी n तक जा रही है, और उनकी समीशन आपने aij k xj और k की फॉर्म में kth अप्रॉक्सीमेशन में आ गई। इस तरीके से गॉस सीडल में क्या होता है, गॉस सीडल में हमारे पास जो k प्लस 1th अप्रॉक्सीमेशन होती है वहाँ पे आता है TGS xk मतलब kth अप्रॉक्सीमेशन प्लस CGS। अब GS मीन्स जो गॉस सीडल मेथड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये। अब यहाँ पे TGS क्या आता है, जैसे यहाँ पर आपके पास क्या आता है TGS टी जैक होता है डी इनवर्स L प्लस यू, इधर यहाँ पर आपके पास आता है D माइनस L
होल टू द इनवर्स और u, और CGS बनता है d माइनस एल। ये क्यों बनता है इस तरीके से? क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे आपको x2 की वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या करना होता है कि x1 की जो रिसेंट वैल्यू आई होती है, लेटेस्ट वैल्यू आई होती है, वो आपने सब्स्टिट्यूट करनी होती है। इस वजह से हमारे पास जो कॉम्पोनेंट की फॉर्म बनती है वो क्या बनती है, xi k+1 1/ai। और ये bi तो सेम ही है। देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, bi इज सेम, j1 से लेके i-1 तक ai j x j k+1। अब ये कौन सी आई, जैसे x1 निकाल चुके हैं आप, x2 में सब्स्टिट्यूट करनी है, अगर x1 की टर्म में लिखा है तो हम x1 लिखेंगे, तो इसकी वजह से हमारे पास k+1 टर्म आ रही है जो हमारी लेटेस्ट निकली होगी i-1 तक। मतलब जो जैसे सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन है या थर्ड अप्रॉक्सीमेशन है तो 1 तक आपके पास आ रही है। अब जैसे नेक्स्ट आएगी, जैसे x2 में x3 की कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो x3 की हमें तो कौन सी अप्रॉक्सीमेशन ले रही है, जो इनिशियल वाली है, अगर हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर उसकी kth वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ तक आ रही है, i+1, जो हम जैसे i निकाल रहे हैं ना, x2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो j i से बड़ा होगा, मतलब 2 से बड़ा होगा, जैसे x3 4 5 6 वो सब इस साइड आएंगे, और जो आपके छोटे होंगे जैसे x1 आएगा, x0 आएगा, वो इस साइड आएगा। ठीक है, तो ये हो गया गॉस सीडल, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं इसलिए k+1 है। यहाँ पे लेटेस्ट नहीं होती है इसलिए k आया था। अब SOR मेथड में आते हैं हम। ये मेथड या टेक्निक इज़ टू इम्प्रूव अपॉन द कन्वर्जेंस ऑफ गॉस सीडल मेथड, तभी इसको एक्स्ट्रापोलेशन टू गॉस सीडल भी बोलते हैं। तो हमने गॉस सीडल मेथड की कन्वर्जेंस को, वैसे है ये गॉस सीडल का एक्सटेंशन एक तरीके से। तो ये कैसे होता है, बाय कंप्यूटिंग द xi k+1, जो xi k+1 है जो लेटेस्ट आया होगा, एज द वेटेड एवरेज ऑफ xi, जो इसका इससे नेक्स्ट जो आपके पास आया है उनका क्या है, ये एक तरीके से एवरेज होता है। ठीक है, जो वेट्स आपके पास काउंट करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है द वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय द गॉस सीडल मेथड, जो फोर्थ इक्वेशन में ये वाली। ठीक है, तो इसका जो वेट आएगा उसके एवरेज को हम लेंगे। अब वो कैसे लेंगे, तो लेट द वेटिंग पैरामीटर हम यहाँ पे लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रिलैक्सेशन पैरामीटर, हम वेटेड पैरामीटर को कहेंगे, और हम उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, और जिसको वेटेड मीन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जकोबियाई के लिए रिप्रेजेंटेशन थी, गॉस सीडल के लिए रिप्रेजेंटेशन, वैसे ही यहाँ पर भी आपके पास रिप्रेजेंटेशन आती है xk+1 TSOR xk+CSOR। ठीक है, तो ये जो SOR है रिप्रेजेंट्स द सक्सेसिव ओवर रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, पर जो TSOR वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है 1/ओमेगा, ये वेटेड मीन हम यूज़ करते हैं, d माइनस एल, डी डायगनल, और ये आपके पास होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये इसी तरीके से CSOR। और इसको हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये हमारा मेन है, क्योंकि हम बेसिकली कंपोनेंट्स के फॉर्म में ही इसे सॉल्व करना जानते हैं। तो हम लिखेंगे इसको xi k+1, क्योंकि आपके जो नोट्स हैं, आपके जो बुक्स हैं, उसमें इसी तरीके से हमें सॉल्व करना सिखाया है। तो इसके लिए हमारे पास क्या रहना चाहिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है, हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, किस तरीके से। बाकी सारा फॉर्मूला जो है यहाँ पे सेम गॉस सीडल का आएगा, बस ये जो एडिशन है ये बिकॉज ऑफ दिस SOR मेथड है यहाँ पे। तो ये 1 - ओमेगा xi kth, अगर k+1 निकाल रहे हैं, xi पोजीशन मतलब 1 पोजीशन या 2 या 3 या 4, i फ्रॉम 1 to n आएगा। i केथ पोजीशन पे क्या आई थी आपकी अप्रॉक्सीमेशन, फिर ओमेगा अपॉन AII, ये सेम है, बिल्कुल सेम जो आपके पास गॉस सीडल में आया है। तो ये आपको इस तरीके से करना है। जब आपके पास ओमेगा 1 होगा तो SOR मेथड, जैसे 1 होता है तो ये टर्म तो 0 हो गई, 1/a, तो दिस रिड्यूसेस टू GS मेथड गॉस सीडल मेथड, मतलब जब 1 होता है तो गॉस सीडल मेथड ही है। देयर एग्जिस्ट अ रेंज ऑफ ओमेगा वैल्यूज फॉर विच SOR मेथड विल कन्वर्ज फास्टर देन गॉस सीडल मेथड। ओके, ये जैसे ओमेगा ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपकी जो कन्वर्जेंस है वो फास्टर होगी टुवर्ड्स इट्स सॉल्यूशन। तो दीज में वेट्स आर नॉन नेगेटिव, हमने वेट्स नॉन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो मतलब आपके पास क्या है, 0 भी हो सकता है वेट। ठीक है, नॉन नेगेटिव की बात है तो इसमें 0 भी हो सकता है और ये भी होता है। लेकिन अगर ये 0 हो जाएगा तो आपके पास जो अप्रॉक्सीमेशन है वो इस तरीके से, ये 0 हो गई यहाँ पर, तो ये भी 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, तो xi तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हम इसलिए इसको लेते नहीं हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या वैल्यू हो रही है, हमारे पास ओमेगा स्टार्ट्स, हम क्या करते हैं कि हम इसको इस रेंज में डिवाइड कर देते हैं, ओमेगा ग्रेटर देन 1, ओमेगा इक्वल टू 1 एंड ओमेगा लेस देन 1। तो अभी देखेंगे ओमेगा इक्वल टू 1 के लिए तो हमारे पास गॉस सीडल बन गया ये। जब ओमेगा ग्रेटर देन 1 होता है देन मेथड इज़ कॉल्ड ओवर रिलैक्सेशन। ठीक है, मतलब इसमें क्या है,
ऊपर जाएगी वैल्यू जो भी आपके पास है, इट कन्वर्जेस मोर फास्टर, ठीक है। और अगर आपके पास ओमेगा लेस देन 1 होता है, जैसे कि मैंने कहा इट इज़ नेगेटिव वैल्यू या 0 लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो हमारे पास ये अंडर रिलैक्सेशन मेथड कहते हैं। इसमें क्या है कि आपके जो कन्वर्जेंस है इट इज़ वेरी स्लो, वेरी जैसे अब आपके पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो कहीं 50th या 59th या 100 डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू यू हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड टू द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वील टेक द रेंज ऑफ ओमेगा फ्रॉम 0 to 2 एक्सक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 2, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या आता है, इट इज़ नियर अबाउट 1 ही हम इसको लेते हैं ताकि हमारी जो कन्वर्जेंस है वो बरकरार रहे। अब देखिए जैसे हमारे पास एफिशिएंट मैट्रिक्स, जो हमारे पास जो कॉन्फिशिएंट मैट्रिक्स भी होता है जिसको हम कहते हैं, तो इट मस्ट बी अ रियल सिमेट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तभी हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं जब ये रियल सिमेट्रिक हो और पॉजिटिव डेफिनेट हो। ये चीज़ें आपने मैट्रिसेस में पढ़ी हैं, जब आप लोअर क्लासेस में पढ़ी हैं आपने। तो यहाँ पर आपके पास SOR मेथड हो रहा है, उसमें क्या रहेगा, कन्वर्जेंस हमारी 0 से 2 के बीच में जब हम ओमेगा को लेते हैं। कोई भी चॉइस हो सकती है इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन की, इसीलिए इसमें कोई वो ज़रूरी है कि आपको नियर टू सॉल्यूशन या नियर टू एग्जैक्ट सॉल्यूशन ही आपके पास आपको पता होनी चाहिए वैल्यू, और कैसे आप लोगे, या 0 0 0 लोगे या कुछ भी लोगे, आप कुछ भी ले सकते हैं। बट जो आपका जो वेटेड मीन है या एवरेज है या रिलैक्सेशन पैरामीटर है, दैट शुड बी बिटवीन 0 and 2, not 2, not 0. Okay, let's start one question about this. We have to consider this matrix. ये दिया हुआ है आपको, लीनियर सिस्टम इस तरीके से फॉर्म है, AX = B की फॉर्म में, जहाँ पे A मैट्रिक्स है, B आपके पास राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स है, और हमें चेक करना है SOR मेथड विद वैल्यू। ये हमें दिया हुआ है, जब ये नहीं दिया हो यू शुड टेक अबव 1 सो दैट आपकी कन्वर्जेंस बनी रहे। और यहाँ ऑफ द रिलैक्सेशन पैरामीटर कैन बी यूज्ड टू सॉल्व दिस सिस्टम। कंप्यूट द फर्स्ट 4 इटरेशन बाय SOR मेथड विद इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। ये हमें दिया हुआ है। अब अगर ये नहीं दिया होता है तो भी हम क्या करते हैं, जैसे जैकोबी मेथड और गॉस सीडल में हम इस मान के चलते हैं कि ओरिजिन के पास ही उसका सॉल्यूशन आ रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। द सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है आपकी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स शुड बी सिमेट्रिक होना चाहिए और पॉजिटिव डेफिनेट। तो ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। अब ट्रांसपोज अपने ही वैल्यू के बराबर है, दैट इज़ A, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम SOR मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखना है हमें कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। तो पॉजिटिव डेफिनेट के लिए क्या है, पहले तो हमने सिमेट्रिक चेक कर लिया, उसके बाद पॉजिटिव डेफिनेट के लिए हम देखने हैं प्रिंसिपल माइनर्स, जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स होते हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इसका जो हमने माइनर चेक किया वो 3 है और पॉजिटिव है, इट्स ओके। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट लीडिंग प्रोसीडेंट चेक किया, 3 - 1, इसका डिटर्मिनेंट चेक किया है, 8 आ रहा है, इट इज़ पॉजिटिव है। और इस पूरे का डिटर्मिनेंट चेक किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 20, ठीक है। तो विच इज़ 20 इज़ ग्रेटर देन 0 0 फॉर ऑल लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स आर पॉजिटिव एंड A इज़ अ पॉजिटिव डेफिनेट। तो फिर अब हमने चेक करना है, हमें दिया है कि हमें वेटेड मीन ये लेके चलना है 1.25। तो हमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इक्वेशंस लिखी। नाउ वी राइट द इटरेशन स्कीम फॉर SOR के लिए। अब क्या बनेगी इटरेशन स्कीम, ये देखिए जहाँ पे भी I था फर्स्ट इटरेशन आ रही है और I आपके पास 1 से लेके 3 तक है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 और 3 I के लिए हो गया। उसके बाद 1 - ओमेगा जो हमारे पास था x1 xi की के थे अप्रॉक्सीमेशन, प्लस ओमेगा -1 प्लस x2, ठीक है। I जो आपके पास था I + 1, और ये आपके पास आ गई वैल्यू, और ये भी आ गई I + 1 की फॉर्म में, ठीक है। अब ये हो गई वैल्यू, ठीक है। अब आपके पास क्या है नेक्स्ट, x2 k + 1 इज इक्वल्स टू, ये x2 के लिए अभी ध्यान दीजिएगा, x2 के लिए हमारे पास आ रही है, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया ओमेगा अपॉन AII। अब यहाँ पे जो AII की वैल्यू है वो हमने लिखनी है, ठीक है। तो आपके पास आ गई वैल्यू 7 प्लस, अब ये जो AII तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, A11 I जो हो रहा है A11 A22 A33, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू आ गई, उसके बाद यहाँ पे आ गया I। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है
x2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ था j इज इक्वल टू 1 to i-1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है j 1 to 1-1 में 1, एक ही वैल्यू है ना x2 के लिए, तो वो नेगेटिव में माइनस ऑफ दिस, अब यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो जा रहा है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे k+1 आपके पास आएगी, और जो x3 है जिसमें i+1 आता है वो भी हमारे पास माइनस में है यहाँ पे, तो माइनस ऑफ माइनस फिर प्लस हो गया, और मतलब i+1 हो गया, i+1 में क्या हो गया 2+1 हो गया 3, तो इसकी kth अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास क्या आ रहा है x3, अब इसमें ध्यान दीजिएगा x3 की k+1 निकालना है, 1 माइनस ओमेगा x3k, ठीक है, जो आपके पास सेम पोजीशन पे है, i की जगह पे तो i आएगा। उसके बाद क्या आ रहा है ओमेगा अपॉन ai, तो वो आपके पास ओमेगा अपॉन ai इज 3, ठीक है। फिर -7 माइनस जो bi मतलब b3, ठीक है, b3 हो गया, i की जगह पे हमारे पास 3 आ रहा है, माइनस x1 जो i आपके पास क्या हो रहा है j इज इक्वल टू 1 to i-1, ये माइनस के साथ आ गया साइन, ठीक है, क्योंकि कैसे यहाँ पे माइनस है, माइनस ऑफ दिस, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है ये k+1 आ रहा है, प्लस क्योंकि 3 जो है वो दोनों से बड़ा है, 1 से भी और 2 से भी, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जो 1 है, जो लोअर टर्म्स हैं वो k+1 के साथ आ रही है, और 2 किसके साथ आ रही है, वो भी k+1 के साथ आ रही है, और जो 3 के ऊपर वाली टर्म्स है वो है ही नहीं, इसलिए उसकी केथ जैसे यहाँ पर था वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं आया। x4 होता तो x4k आना था, k+1 नहीं आना था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो उसके बाद हमने नाउ फॉर k इज इक्वल्स टू 0 1 2 वी आर कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस, बस आपको पता है k इज इक्वल्स टू 0 पे आपने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, वी गेट k इज इक्वल्स टू 0 के लिए फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो आपके पास k इज इक्वल्स टू 0 में क्या आ रहा है, दैट इज़ द फर्स्ट x1 1 माइनस ओमेगा x1 की 0 की वैल्यू आ गई एट इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, ओमेगा -1 प्लस x2 की इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन माइनस x3 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन डिवाइडेड बाय 3। अब तो बाकी वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है, ओमेगा की वैल्यू 1.25, x2 की 0, x3 की 0, बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड आवर इनिशियल एज 0, ये हमें बोला गया है कि हमें स्टार्ट करनी है, बस उसको सब्स्टिट्यूट करी, वी गेट द वैल्यू ऑफ -0.4167। इसके बाद 1 माइनस ओमेगा x2 इनिशियल, ओमेगा जैसे गॉस सीडल में होता था सेम राइट हैंड साइड में ओमेगा के साथ तो गॉस सीडल का ही फॉर्मूला आ रहा है, तो 7 + x1 1 क्योंकि लेटेस्ट वाली जो आपकी आई होगी, प्लस x3 का नॉट, एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट 2.7431। x3 1 में अब देखिए 1 माइनस ओमेगा x3 इनिशियल प्लस ओमेगा -7 लेटेस्ट लेटेस्ट जो आपके पास फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आई है, और आपके पास आ रहा है -1.6001। और सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में अब क्या आएगा देखिए फॉर्मूला, x1 की सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन 1 माइनस ओमेगा x1 1, और फिर प्लस ओमेगा -1 प्लस x2 इनिशियल फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो यहाँ से वैल्यू आई, x3 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो यहाँ से वैल्यू आई डिवाइड बाय 3, इन सबको सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूट किया, 1.497। एक्चुअली मैं सिर्फ फोर्थ तक उसको राउंड ऑफ कर रही हूँ, जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है मैंने फोर्थ तक ही उसे 4 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ किया है। तो आपके पास नेक्स्ट है x2 का सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, वो आपने बस सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू, x2 की फर्स्ट, x1 की 2 एंड सो ऑन, और 2.1880 ये मैंने फिर उसको किया 0 तक ही ले रही हूँ, मैंने आगे नहीं किया, उसे कैंसिल कर दिया, यहाँ पे भी कैंसिल कर दिया, x3 की सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, और इसी तरीके से हमने x1 की थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, x2 की थर्ड अप्रॉक्सीमेशन मेरे पास वैल्यूज़ ये आ गई हैं। फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन 0.9428 x1 की वैल्यू, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन x2 की वैल्यू, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन x3 की वैल्यू -1.9723, और देन इफ़ वी राउंड ऑफ ऑल दीज वैल्यूज़ तो हमारे पास ऑलमोस्ट वैल्यू आती है 1 2 एंड -2, और ये हम सब्स्टिट्यूट करके तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन जो आ रहा है x1 का 1, x2 का 2 और -2 इसका आपने लिखा है वैल्यू, और आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ 1 2 एंड -2 इन द फर्स्ट गिवन इक्वेशन हमने चेक करके देखा तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, वही क्वेश्चंस इससे होंगे जिसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है आपके पास सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। थैंक यू।